वेलकम टू रियूनियन आईएएस। और आप सभी लोग जो है पेपर अप कर लिए होंगे। मैं बताया था कि आप लोग जो है 15 से 20 मिनट में पेपर किया करिए, तभी इसका लाभ मिलेगा। वैसे मैं 6:30 बजे के आसपास भेज देता हूं, लेकिन आप लोग जो है 15 से 20 मिनट में किया करिए। पहला क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो बताइए, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया सकता है, यही तो गलत हुआ। अरे भाई, बताया था ना कि जो मनी बिल है यह लोकसभा में ही पहले रखा जाएगा, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है, बाकी पढ़ डालिएगा, बाकी सब सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। दूसरा प्रश्न चलिए, प्रथम वाचन में विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है, इसमें कोई संशोधन नहीं होता, सही बात है। द्वितीय वाचन में विधेयक के उद्देश्य और मौलिक सिद्धांतों पर चर्चा के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, इसके बाद तृतीय वाचन चलेगा ना, उसके बाद ना राष्ट्रपति के पास जाता है, ये भी गलत। तृतीय वाचन में विधेयक की शाब्दिक और व्याकरणिक त्रुटियों को दूर कर विधेयक पारित होता है और राष्ट्रपति के लिए भेज दिया जाता है, सही बात है। इसका सही का चयन करना है, सत्य का। क्या होगा? 1 और 3। आगे चलिए, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। तो धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पुनर्विचार के लिए भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, उस सेंटेंस गलत लिखा है। दूसरा पढ़ लेते हैं पहले, राष्ट्रीय आपदा की अवधि के दौरान भारत का राष्ट्रपति जब संसद अधिवेशन काल में हो तब भी अध्यादेश जारी कर सकता है। नहीं, मैं बताया था कि जब संसद सत्र में चल रहा है तब अध्यादेश जारी नहीं हो सकता है। अब पहला जो कथन है, भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, लोकसभा द्वारा हटाइए। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है, सही बात है। पुनर्विचार के लिए थोड़ा भेज सकता है, धन विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 1। 4 नंबर चलिए, राज्यसभा में प्रारंभ विधेयक व्यापक नहीं होता। तो ये बताइए, जो राज्यसभा में प्रारंभ हुआ उसने बताया था कि राज्यसभा में रखा गया, राज्यसभा में पेंडिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में न तो गया है न तो लोकसभा से आया है, तो व्यापक नहीं होगा, सही बात है। लोकसभा में लंबित विधेयक व्यापक हो जाता है, सही बात है, समाप्त, लैप्स। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लंबित है व्यापक नहीं होता है, सही बात। इसमें सब सही हो गया, 1 2 3। आगे चलिए, संयुक्त अधिवेशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथनों की पहचान करें। अनुच्छेद 108 के तहत संविधान में लिखित सही है। यह तब हो सकता है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा नामंजूर कर दिया गया, सही बात है। सदनों में किसी विधेयक के संशोधन पर असहमति होने पर, सही बात है। दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा, गलत। साधारण बहुमत द्वारा पारित होता है ना। इसमें क्या होगा आंसर? 1 2 3। फिर चलिए, निम्न कथनों को पढ़ें, चयन करें कि किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो पढ़ाया था, इस प्रक्रिया में विधेयक की धाराओं को कुछ भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग के लिए समय निर्धारित किया जाता है। उतने समय पर उस भाग पर विवाद हो जाता है, मतदान करा दिया जाता है, उस भाग पर चर्चा हो जाता है और जो है तो इसको क्या बोलेंगे? गिलोटीन। भाई, कंगारू समापन में तो उछल कर जल्दी जल्दी होता है, तीव्र गति से कराता है, और गिलोटीन में जो है निश्चित समय के भीतर, तो यहां पर निश्चित समय की बात हो रही है ना, उतने समय तक, तो गिलोटीन लगाइए। अगला चलिए, लोकसभा में किसी विधेयक पर खंडशः चर्चा और आम बहस की स्तर होती है। तो द्वितीय वाचन में दिया है, रिपोर्ट स्टेज दिया है, तो फिर रिपोर्ट स्टेज लगाइए, ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा ना। और नहीं दिया रहेगा रिपोर्ट स्टेज तो द्वितीय वाचन ही लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा में मतभेद होने पर निम्नलिखित में से किस विधेयक के संबंध में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? किस विधेयक के संबंध में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो साधारण विधेयक ना, धन विधेयक में थोड़ा ना होगा, संविधान संशोधन विधेयक में भी नहीं होगा।
फिर चलिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है? तो मूल कर्तव्य के लिए तो कोई है नहीं, विशेष बहुमत से हो जाएगा। न्यायाधीशों का वेतन साधारण बहुमत से हो जाएगा। तो यही बचा पंचायत अधिनियम से संबंधित, जैसे 73वां संविधान संशोधन, राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता हुई थी। अगला चलिए, एक दिन राज्यसभा की बैठक में 130 सदस्य उपस्थित थे, जिन्हें लोकसभा द्वारा पहले ही पारित कर एक साधारण विधेयक पर मतदान करना था। 75 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान दिया। पहले समझिए, मान लीजिए राज्यसभा की बात है, तो राज्यसभा में 245 संख्या, तो साधारण बहुमत का मतलब आधे से ज्यादा पहले उपस्थित हो जाए। कह रहा है 130 उपस्थित हो गए, तो आधे से ज्यादा उपस्थित हो गए। फिर इसमें से आधे से ज्यादा पक्ष में मतदान कर रहे हैं, कह रहा है कि 75 पक्ष में मतदान कर दिए, तो आधे से ज्यादा पक्ष में मतदान कर दिए, तो इसका मतलब कि पारित मान लिया जाएगा और भेज दिया जाएगा राष्ट्रपति के पास। बी होगा आंसर। किस एक का भारतीय संसद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक में ही तो होता है। ये जो लिखा हूं वो क्या है? विशेष बहुमत, द्वारा बहुमत, इसी को तो समझाया था। फिर चलिए, संसद की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति, यहां ध्यान रखिए, कोरम का मतलब होता है 1/10। जैसे मैं कहूं कि लोकसभा का कोरम कितना है, तो 545/10, इसका मतलब 55। मैं कहूं कि राज्यसभा का कोरम वर्तमान में कितना है, तो 245/10, इसका मतलब 25। तो कोरम में ध्यान रखिएगा कि जैसे विधानसभा के लिए 1/10 या 10 जो भी अधिक हो, जैसे मैं कहूं कि गोवा के लिए, गोवा विधानसभा के लिए कोरम कितना, तो गोवा में विधानसभा की संख्या 40/10, तो 4 मत लगा दीजिएगा। 10, 1/10 या 10 जो भी अधिक हो, तो 10 लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और संयुक्त बैठक में भी कोरम जो 1/10 ही रखा गया है, 1/10 ही कोरम रखा गया है। यहां पर चलिए, भारत के संसद में विधायी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन शब्द का क्या मतलब है? तो समापन का मतलब क्लोजर उस दिन बताया था ना, सिंपल क्लोजर, डिपार्टमेंट क्लोजर। इसका मतलब कि विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है, उसको बोलते हैं क्लोजर। संसद शब्द की समाप्ति थोड़े ना, विपक्ष को महत्वपूर्ण दस्तावेज, इसका कोई मतलब नहीं। संसद की एक दिन की बैठक समाप्ति पर चर्चा निलंबन नहीं, भी लगाइए। फिर चलिए, निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक, यही तो होगा। निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना पड़ता है, पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे, जितने भी विधेयक थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे अमेंडमेंट बिल है, सिंपल बिल है, मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, इसके बारे में पढ़ा था। और मैं बताया था कि जो अमेंडमेंट बिल है उसके बारे में मैं जो है पहले दूसरे क्लास में ही सामान्यतः पढ़ा दिया था, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं किया था। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो अमेंडमेंट बिल है, उस संविधान संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको हम लोग संशोधन विधेयक कहते हैं। और ये जो संशोधन विधेयक है, जो अमेंडमेंट बिल है, यह जो है सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है, मतलब कि निजी विधेयक भी हो सकता है। तो दोनों तरह का विधेयक जो है संशोधन विधेयक होता है। अब मैं उस दिन आप लोगों को बताया था कि ये जो संशोधन विधेयक है वो लोकसभा राज्यसभा में से किसी में भी पहले रखा जा सकता है। और यहां पर मान लीजिए लोकसभा में रखा जाएगा तो लोकसभा से ये पारित होगा, फिर लोकसभा से पारित होकर वही तीनों वाचनों से गुजरेगा, पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, यहां पर जो है राज्यसभा से पारित होगा। और मैं बताया था कि यहां पर जो है संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है, संयुक्त बैठक जो है नहीं हो सकता है। मतलब एक सदन ने पारित किया, दूसरे ने पारित नहीं किया, तो वह जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर मैं बताया था कि इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को, संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। लेकिन मैं बताया था कहीं पर भी समय सीमा का उल्लेख नहीं है। दूसरा चीज मैं बताया था कि हमारे यहां संशोधन कहीं पर भी हो सकता है, शर्त है कि मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो। यदि मूल ढांचे का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। आप देखते हैं
कि 99वां जो संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से जो एनजेएसी बनाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और यहां पर संशोधन विधेयक केंद्र सरकार ही प्रारंभ कर सकता है, राज्य सरकारों को संशोधन विधेयक प्रारंभ करने का अधिकार नहीं है। और यहां पर ध्यान रखिए कि हमारे यहां जो है विधेयक बनाकर ही संशोधन किया जा सकता है, जनमत संग्रह के माध्यम से कोई संशोधन नहीं हो सकता है। और एक चीज मैं बताया था कि यदि संशोधन हमारे यहां साधारण बहुमत से हो रहा है तो उसको सामान्य रूप से हम लोग जो है संशोधन की श्रेणी में सामान्यतः नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि उसको नंबर नहीं दिया जाता है, ये भी मैं बताया था। तो ये सब मैं आप लोगों को चर्चा कर दिया था और अंतर भी कुछ मैं कराया था। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे बजट। तो जो बजट है अर्थशास्त्र का है, इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, सर पढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर बजट का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, जो राजनीतिक पहलू है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बजट पर एक तो जो है आप लोग पढ़ते हैं जो इकोनॉमिक्स में जो सामान्य पहलू है, फिर बजट जो है पारित करने की क्या प्रक्रिया है, बजट पारित करने की जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसमें तीसरा चीज है कि जो हम लोग क्या निधि है, जो फंड है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि फंड कितने तरह का है। और फिर इसमें जो है जो ग्रांट होता है, जो ग्रांट है और जो अनुदान है, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो समझिए जो बजट है, तो बजट में आप देखते हैं कि हमारे यहां जो है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण सबका उल्लेख है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका उल्लेख है। तो हमारे यहां संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, बल्कि बजट शब्द की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इसी को हम लोग व्यवहार में बजट कह देते हैं, लेकिन संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसको हम लोग जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कह देते हैं। देखिए बजट जैसे आप पढ़ते हैं कि जो बजट है एक व्यापक अवधारणा है। बजट में जैसे मान लीजिए व्यय का प्राकलन कि कितना व्यय होगा, उसके बारे में अनुमान लगाना, राजस्व वृद्धि का क्या तरीका होगा, कितना वास्तविक प्राप्ति हुआ है, कितना जो है वास्तविक व्यय हुआ है, इन सब बातों का उल्लेख, या इसी प्रकार से आर्थिक नीति का उल्लेख, योजनाओं का उल्लेख, इस पूरी अवधारणा को हम लोग जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जिसको व्यवहार में हम लोग बजट कहते हैं। संविधान में तो बजट शब्द का उल्लेख है नहीं। और आप जानते हैं कि हमारे यहां सबसे पहले जो है जेम्स बिल्सन ने जो है 1860 में जो है सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया था। यहीं से 1860 से हमारे यहां जो है बजट की शुरुआत होती है। अब जानते हैं कि हमारे यहां भारत में जो है जो सामान्य बजट है, जो रेल बजट है, दोनों पहले समेकित रूप से ही रखा जाता था, कंसोलिडेट करके रखा जाता था। लेकिन आप जानते हैं कि जो आकवर्थ समिति थी, जो आकवर्थ समिति बनाई गई थी, इस आकवर्थ समिति की सलाह पर ही जो है 1924 से 1923 में इसने अपनी रिपोर्ट दिया था। 1924 से जो है रेल बजट और सामान्य बजट को अलग कर दिया गया। तब जानते हैं कि हमारे यहां 1924 से जो है रेल बजट और सामान्य बजट अलग हो गया। लेकिन आप लोग ध्यान दिए होंगे, पढ़े होंगे कि विवेक देव राय जो समिति बनाई गई थी, विवेक देव राय समिति जो बनाई गई थी, तो विवेक देव राय समिति ने जो है कहा कि हम लोग को दोनों को एक ही में प्रस्तुत करना चाहिए। और इस तरह से देखा जाए तो विवेक देव राय समिति के सुझाव पर जो है 2017 से पुनः जो है हमारे यहां समेकित बजट रखा जा रहा है। समेकित बजट रखा जा रहा है मतलब रेलवे बजट और सामान्य बजट दोनों जो है एक ही में अब रखा जाता है। 2017 से जो है एक ही में रखा जा रहा है। अब फिर आप देखते हैं कि हम लोगों के यहां आजादी के बाद जो पहला बजट है, आजादी के बाद जो पहला बजट है, तब देखते हैं कि आजादी के बाद जो पहला बजट है वो बजट जो है 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था। और उस समय जो है षणमुखन चेट्टी साहब ने जो है, जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने पहला बजट प्रस्तुत किया था। तो यहीं से स्वतंत्र भारत का बजट शुरू होता है।
लेकिन जब हम लोग के यहाँ संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को जो है, जब संविधान लागू हुआ, इन्फोर्स हो गया, तो संविधान लागू होने के बाद जो पहला बजट है, संविधान लागू होने के बाद मतलब गणतंत्र के बाद जो पहला बजट है, ये जो पहला बजट है, आप जानते हैं कि पहला बजट जो है 1950 में पेश किया गया। उस समय जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई साहब, तो जॉन मथाई ने जो है पहला बजट प्रस्तुत किया था, लेकिन अंग्रेजी में ही बजट प्रस्तुत किया गया। लेकिन आप जानते हैं, आप लोग पढ़ते हैं कि जो 1955 की बात है, 1955 में जो है सीडी देशमुख साहब थे, तो सीडी जो देशमुख साहब थे, उन्होंने जो है पहली बार जो है हिंदी और अंग्रेजी में बजट प्रस्तुत किया था। तो सीडी देशमुख साहब ने जो है अंग्रेजी के साथ जो है अंग्रेजी और हिंदी में पहली बार जो है हमारे यहाँ बजट प्रस्तुत किया गया। अब समझिए, जिससे सब आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए इस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कौन कौन हमारे यहाँ जो है ऐसा प्रधानमंत्री था जो देखा जाए तो वित्त मंत्री भी रहा है। जैसे मान लीजिए मोरारजी देसाई साहब भी वित्त मंत्री रहे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि मोरारजी देसाई साहब जो है सबसे ज्यादा 10 बार बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो सबसे ज्यादा 10 बार बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था मोरारजी देसाई साहब ने। तो हमारे यहाँ 4 वित्त मंत्री ऐसे रहे हैं जो प्रधानमंत्री भी बने, मोरारजी देसाई साहब, चौधरी चरण सिंह साहब, वीपी सिंह साहब और मनमोहन सिंह साहब। ये लोग प्रधानमंत्री भी बाद में बने। तो ये सब आप लोग घटनाक्रम जो है इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते हैं डेप्थ में। मैं थोड़ा सा बताया कि इस तरह से थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कभी तथ्यात्मक प्रश्न आता है तो भी हम लोग को करना चाहिए। अब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कि बजट पारित करने की जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बजट पारित करने की प्रक्रिया, कि बजट कैसे पारित होता है। तो देखिए, बजट पारित करने की जो प्रक्रिया है उसमें जो है प्रथम चरण, तो जो प्रथम चरण है, ये प्रथम चरण हमारे यहां जो इसका मतलब होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट का प्रस्तुत किया जाना। तो बजट के प्रस्तुत किया जाने का मतलब यह हुआ कि ये जो बजट है वो लोकसभा में सामान्यतः प्रस्तुत होता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत होता है। तो यहां पर सामान्यतः जो है वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट रखा जाता है और उसकी एक प्रति जो है उसी समय जो है राज्यसभा में भी रखी जाती है। तो आप जानते हैं कि पहले हम लोग के यहाँ जो है वह फरवरी के लास्ट में बजट प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि आजकल फरवरी के शुरू में ही या जनवरी के लास्ट में ही बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो आप देखते हैं कि ये जो प्रथम चरण है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चलता है, मतलब बजट का प्रस्तुत किया जाना। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यहां बजट जो प्रस्तुत किया जाएगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखा जाता है। हमने बताया कि लोकसभा में जो है वित्त मंत्री रखता है और राज्यसभा में जो है राज्य वित्त मंत्री रखता है। तो इस तरह से दोनों सदनों में बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो मैं बताया कि अब फरवरी के मान ली 1 फरवरी को देखे होंगे कि बजट रखा गया। इस तरह से देखा जाए तो 2023 में जैसे 1 फरवरी को ही रख दिया गया। तो आप देखते हैं कि बजट फरवरी के शुरू में ही प्रस्तुत किया जाता है। पहले जो है फरवरी के लास्ट में होता था, लास्ट दिन होता था। इस पूरी घटना को हम लोग प्रथम चरण कहते हैं, फर्स्ट स्टेज कहते हैं। अब इसमें जो है द्वितीय चरण आता है। द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण का मतलब क्या है? द्वितीय चरण का मतलब है कि जो बजट है उस पर मूलभूत जो सिद्धांतों पर चर्चा होती है, बजट के मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा। तो बजट के मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा होती है और अब जानते हैं कि ये जो चर्चा मूलभूत सिद्धांतों पर की जाती है, इस दौरान जो है दोनों सदनों में चर्चा होती है। ये भी जो द्वितीय चरण है ये भी लोकसभा में चलेगा और राज्यसभा में चलेगा, दोनों सदनों में चलेगा। और यहां पर मूलभूत सिद्धांत का मतलब बजट में हम लोग जो टैक्सेशन है चाहे तमाम चीजें हैं उस पर जो सिद्धांतों पर चर्चा होती है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि द्वितीय चरण में जो है चर्चा के दौरान न तो कोई अनुमान पर टोका टिप्पणी होता है कि सरकार ने इतना क्यों अनुमान लगाया, और न ही विपक्ष कोई कटौती प्रस्ताव ला सकता है। तो यहां पर द्वितीय चरण में जो है 2 तरह के प्रतिबंध है, 2 तरह के प्रतिबंध होते हैं। तो 2 तरह के जो प्रतिबंध हैं इसमें आप देखते हैं कि पहला प्रतिबंध तो यह है
कि अनुमान पर कोई चर्चा नहीं होगा, अनुमान पर चर्चा नहीं होगा। और जो दूसरा पहलू है कि कटौती प्रस्ताव कोई नहीं रखा जाएगा, कटौती प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा। तो आप देखते हैं कि ये दो चीजें यहां पर नहीं की जाएंगी, दो तरह के प्रतिबंध हो गए। बाकी बजट पर सामान्य चर्चा कर लिया जाएगा। अब समझिए यहां पर जो है ये जो सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा जो हो जाती है, तो इसके बाद जो है अब शुरू होता है तृतीय चरण। अब तृतीय चरण शुरू होता है। तृतीय चरण का मतलब क्या है? तृतीय चरण जो है इसका मतलब होता है कि तृतीय चरण अनुदान की मांग रखी जाती है, अनुदान की मांग रखी जाती है। और यह जो अनुदान की मांग है वो केवल लोकसभा में रखा जाएगा। अनुदान की मांग केवल लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं, केवल लोकसभा में रखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है अनुदान की मांग केवल लोकसभा में। तो अनुदान की मांग जब केवल लोकसभा में रखा जाएगा, तो आप देखते हैं कि अब यहां पर जो है जब अनुदान की मांग रखी जाएगी, तो अनुदान की मांग पर चर्चा करने के लिए विपक्ष एक प्रस्ताव लाता है। अनुदान की जो मांग रखा जाएगा कि भाई इतना पैसा हमको चाहिए, तो विपक्ष बोलेगा भाई क्यों चाहिए, तो उस पर जो है अनुदान की मांग पर चर्चा करने के लिए विपक्ष एक प्रस्ताव लाता है, जिसको हम लोग कटौती प्रस्ताव कहते हैं। अनुदान की मांग पर चर्चा करने के लिए विपक्ष प्रस्ताव लाता है। अभी आगे पढ़ाऊंगा प्रस्ताव संकल्प सब। प्रस्ताव लाता है जिसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं, कट मोशन कहते हैं, जिसे कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। ये जो कटौती प्रस्ताव है, ये कटौती प्रस्ताव जो है 3 तरीके का होता है। कटौती प्रस्ताव जो है ये 3 तरीके का होता है। अब जानते हैं कि कटौती प्रस्ताव में जो है एक होता है, पहला जो होता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। दूसरा होता है इकोनॉमिक कट, इकोनॉमिक कट। और तीसरा होता है टोकन कट, टोकन कट। अब इसको हिंदी में लिख दें, नीति निर्नुमोदन, नीति निर्नुमोदन कटौती। और दूसरा होता है मितव्ययिता कटौती, मितव्ययिता कटौती। और तीसरा होता है सांकेतिक कटौती। ये 3 कटौतियां होती हैं। अब समझिए, अब यहां पर डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट का क्या मतलब है? डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट का मतलब होता है कि विपक्ष जो है मांग की राशि में से 1 रुपया घटाने की बात करता है। मांग की राशि में से 1 रुपया घटाने की बात करता है, या 1 रुपया करने की बात करता है, मतलब 1 रुपये का प्रयोग करेगा। तो जब 1 रुपया घटाने की बात करेगा या 1 रुपया करने की बात करेगा, इसका मतलब यह होता है कि सरकारी विभाग की जो नीति है, जो सार्वजनिक नीति है, उसकी आलोचना करना चाहता है। तो आप जानते हैं कि डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट का मतलब है कि सार्वजनिक नीति की आलोचना करना। और इसमें क्या होता है, इसमें मांग की राशि को घटाकर, अनुदान की मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना या 1 रुपया कम कर देना, इसकी बात की जाती है। और यहां पर नीति निर्नुमोदन जो कटौती है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मोशन माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रभावी कटौती प्रस्ताव माना जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रभावी कटौती प्रस्ताव माना जाता है। यहां तक क्लियर? अब मितव्ययिता कटौती समझिए। मितव्ययिता कटौती का मतलब होता है कि इसमें विपक्ष जो है, जो राशि है, अनुदान की जो राशि है, उसमें विशेष फिक्स अमाउंट कम करने की बात करता है। फिक्स अमाउंट कम करने की बात का मतलब, जैसे मान लीजिए कह दिया कि भाई 250 करोड़ रुपया कम करिए स्वास्थ्य विभाग में। मान लीजिए किसी विभाग में, रक्षा विभाग में कह दिया कि भाई 170 करोड़ रुपया कम करिए, तो फिक्स अमाउंट की जब बात करेगा तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक कट। इसका क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक कट का मतलब होता है कि सरकारी विभाग के व्यय में कमी लाना
या सार्वजनिक व्यय की आलोचना करना, इसके लिए जो है इकोनॉमिक कट का प्रयोग किया जाता है। यहां तक क्लियर? मतलब विपक्ष जो है राशि विशेष की कमी की बात करता है, फिक्स अमाउंट कम करने का प्रस्ताव रखता है। और इसका क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक व्यय संबंधी आलोचना करना, सरकारी विभाग में व्यय में कमी लाने का प्रस्ताव रखना, इसके उद्देश्य से इकोनॉमिक कट लाया जाता है। अब तीसरा समझिए, टोकन कट का मतलब क्या है? टोकन कट का मतलब जैसे 50 है, 100 है, तो 50 और 100 के गुणांक में कि 50 रुपया कम कर दिए, 100 रुपया कम कर दिए, 150, 200, 300, इस तरह से जब कम करने की बात की जाती है तो उसको हम लोग टोकन कट बोलते हैं। और इसका उद्देश्य होता है, टोकन कट का उद्देश्य होता है किसी विभाग के संबंध में कोई विशेष शिकायत व्यक्त करना। आप जानते हैं, किसी विभाग के संबंध में कोई विशेष शिकायत व्यक्त करना मतलब सरकारी विभाग संबंधित किसी विशेष मुद्दे को बहस के लिए उठाना, कोई विशेष शिकायत व्यक्त करना। तो सबसे ज्यादा प्रयोग जो है टोकन कट का किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग जो है, पूछे कि किस कट का, तो टोकन कट का किया जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो ये जो तीनों जो कट मोशन है, इसके माध्यम से बजट पर बहस हो जाती है, चर्चा हो जाती है। और चर्चा के दौरान, अब जब ये चर्चा हो जाती है तब जानते हैं कि चर्चा के दौरान जो है, तो मैं बताया कि जब कट मोशन हो जाता है, बहस हो जाती है, उस बहस को होने के बाद जो है बजट अंतिम स्वरूप ग्रहण कर लेता है। जैसे मैं अभी बताया, कट मोशन तीनों हो गया, 1, 2, 3। इसके बाद जो है वो देखा जाए तो बजट अंतिम स्वरूप ग्रहण करता है और उसको वैधानिकता प्रदान करने के लिए विनियोग विधेयक बनाया जाता है। उसको वैधानिकता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 114 के तहत जो है विनियोग विधेयक बनाया जाता है, विनियोग विधेयक बनाया जाता है, एप्रोप्रिएशन बिल बनाया जाता है, एप्रोप्रिएशन बिल बनाया जाता है। और जब विनियोग विधेयक बनाया जाता है तब जानते हैं कि ये जो विनियोग विधेयक है, मैं आप लोगों को वित्त विधेयक बताया था कि वित्त विधेयक में 2 वित्त विधेयक होते हैं, 117(1) और 117(3). तो 117(3) बताया था कि ये जो है धन निकालने के लिए जो विधेयक बनाया जाता है उसको 117(3) कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि 117(3) के तहत जो है विनियोग विधेयक बनाया जाएगा। और फिर विनियोग विधेयक बनाने के बाद फिर उसको 117(3) में बताया था कि कैसे पारित होगा। और इस तरह से देखा जाए तो ये विनियोग विधेयक जो है पारित होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि बजट रखने से लेकर और विनियोग विधेयक पारित होने तक अधिकतम जो है 75 दिन का समय लगता है। 75 दिन के भीतर ये पारित हो जाना चाहिए। तो ये मैं बताया आपको कि बजट हमारे यहां कैसे पारित होता है। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं जो अनुदान है, अनुदान पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो अनुदान है, अनुदान हमारे यहां जो है 5 तरीके का है। एक तो पहला है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट मतलब लेखानुदान, लेखानुदान इसको बोलते हैं। अब लेखानुदान का मतलब क्या है? अब देखिए, लेखानुदान जो है वो देखा जाए अनुच्छेद 116 में हमारे यहां दिया गया है। अनुच्छेद 16(1) जो आप पढ़ेंगे तो इसमें दिखाई देगा आर्टिकल में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे बजट रखा जाता है, मान लीजिए पहले बताता हूं कि बजट मान लीजिए फरवरी के लास्ट में रखा गया। अब फरवरी के लास्ट में रखा गया, मान लीजिए 27 तारीख को रखा गया। अब बजट फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद 15 मई, तो 15 मई तक बजट पारित होता था लगभग। अब ये 15 मई तक बजट पारित होता था, तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो सेशन होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का सेशन होता है। तो 31 मार्च को ही जो पैसा है वो खत्म हो जाता था। तो अप्रैल और मई के खर्च के लिए जो है, अप्रैल और मई के खर्च के लिए हमारे यहां जो है एक प्रक्रिया बनाई गई थी कि भाई जब बजट रखा जाता था तो वो 14-15 मई के आसपास पारित होता था। तो एक नियम बनाया गया था कि 2 महीने के खर्च के लिए सरकार बजट रखते समय अग्रिम पैसा ले लेती थी, पहले ही पैसा ले लेती थी। इस व्यवस्था को लेखानुदान कहा जाता था। जैसे मान लीजिए ये अप्रैल और मई
2 महीने खर्चे के लिए जो है अग्रिम रूप से सरकार ने पैसा ले लिया। जैसे मान लीजिए बजट का 1/6 भाग अनुमान के रूप में ले लिया, इसी बात को लेखा अनुदान कहा जाता है। लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फरवरी के शुरू में ही रखा जाता है, तो फरवरी और मार्च आते आते बजट पारित हो जाता है 2-4 अप्रैल तक, तो अब लेखा अनुदान की कोई व्यवस्था तो है नहीं। और इसी लेखा अनुदान का जो व्यापक स्वरूप है, इसी का जो व्यापक स्वरूप है, इसी को आप लोग पढ़ते हैं अंतरिम बजट। अंतरिम बजट, इसका मतलब इंटरिम बजट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सब करिए अब चुनाव होने वाला 2024 में, अब 2024 में चुनाव होने वाला है, मान लीजिए अप्रैल में चुनाव होगा, मई में चुनाव होगा, तो विपक्ष कहेगा भाई पूरा बजट आप क्यों रखेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा जो है 3 महीने के खर्च के लिए चाहे 4 महीने के खर्च के लिए आप पैसा ले लीजिए। तो जो बजट है उसका 1/3 भाग जो है सरकार को दे दिया जाएगा, और जब नई सरकार बन के आएगी और बजट प्रस्तुत करेगी तो उसमें उसका समायोजन कर लिया जाएगा। इस तरह से देखते हैं कि पूरे वर्ष का बजट न प्रस्तुत करके जब जो है 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको जो है अंतरिम बजट कहा जाता है। इसी लेखा अनुदान का व्यापक स्वरूप जो है अंतरिम बजट होता है। एक बार दोबारा बोलते हैं, पहले जनवरी में बजट रखने पर सामान्यतः मई के प्रथम सप्ताह में बजट पारित होता था। तो चूंकि वित्तीय वर्ष हमारे यहाँ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का होता है, तो आप जानते हैं कि अप्रैल और मई के खर्च के लिए जो है पैसा नहीं रहता था, तो सामान्यतः बजट का 1/6 भाग पहले ही सरकार ले लेती थी, जिसको लेखा अनुदान कहा जाता था। और इसी समस्या के समाधान के लिए अब जो है जनवरी में ही बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है, या 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब समझिए, दूसरा जो अनुदान है उसको हम लोग बोलते हैं अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब है कि यदि किसी सेवा विशेष पर चालू वित्तीय वर्ष में, चालू वित्तीय वर्ष का मतलब क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च का ये जो वित्तीय वर्ष है, तो मान लीजिए चालू वित्तीय वर्ष इसको कहा जाता है। तो चालू वित्तीय वर्ष में जो आवंटित राशि है, मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग के लिए आवंटित राशि की गई, मान लीजिए सबको कहिए 500 करोड़ रुपया आवंटित राशि हुआ, और मान लीजिए कोरोना संकट आ गया तो पैसा तो और लगेगा ना, तो आवंटित राशि कम या अपर्याप्त पाई जाती है। मान लीजिए जो आवंटित राशि है वो कम हो गई या अपर्याप्त हो गई, कोई समस्या आ गया, तो ऐसी दिशा में विभाग के लिए और पैसे की आवश्यकता है। मान लीजिए रक्षा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय मान लीजिए पाकिस्तान से युद्ध हो गया, चाइना से युद्ध हो गया, पैसा कम पड़ गया, तब रक्षा मंत्रालय को और ज्यादा पैसा चाहिए, तो ऐसी दिशा में जो है उसके लिए अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ये भी अनुच्छेद 115 में दिया गया, अनुच्छेद आप लोग देख लीजिएगा। अब तीसरा जो अनुदान होता है उसको हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट, अब एडिशनल ग्रांट का मतलब क्या है, यदि कोई नई सेवा चालू करने की आवश्यकता महसूस हो रही है जिसका बजट में चालू वित्तीय वर्ष का उल्लेख नहीं है, तो इसके लिए सरकार जो है वो देखा जाए तो अतिरिक्त अनुदान की मांग पेश कर सकती है। यदि कोई नई सेवा चालू करने की आवश्यकता महसूस हो रही है जिसका उल्लेख बजट में नहीं किया गया है, तो इसके लिए सरकार अतिरिक्त अनुदान की मांग जो है पेश कर सकती है। मान लीजिए सबको करिए सुपरसोनिक विमान चलाना है, तो हमारे यहां सुपरसोनिक विमान कहां चलता है, अरे भाई कन्याकुमारी से बैठेंगे कश्मीर जाएंगे तभी 3 घंटा तो लग जाता है एरोप्लेन से। अब मान लीजिए सबको करिए सुपरसोनिक विमान चलाना है, तो आप जानते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर जाने में सुपरसोनिक विमान से कितना समय लगेगा, 15-20 मिनट में। कन्याकुमारी में क्लास लीजिए, तुरंत जो है जाके कश्मीर में क्लास लीजिए, ताबड़तोड़ क्लास लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो आप देख रहे हैं, अब मान लीजिए ये सेवा शुरू करनी है, तो ऐसी दिशा में जो है उसका अब रनवे तो अलग बनेगा ना, वहां कोई बिल्डिंग थोड़ी रहता है, वो फ्रांस से लेकर रसिया में चलता तो है, कानकोड करके विमान है। आप देखते हैं कि वो विमान है तो वहां पर कोई मकान 4-5 किलोमीटर की दूरी तक कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो है काफी आवाज होता है।
अब देखते हैं कि वहां पर जो बिल्डिंग होगा वो क्रैक कर सकता है। अब मान लीजिए नई सेवा कोई शुरू करनी है और उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो उसके लिए एडिशनल ग्रांट, अतिरिक्त अनुदान की मांग पेश किया जाता है। क्लियर? चौथा बात समझिए। चौथा चीज है प्रत्ययानुदान। प्रत्ययानुदान, वोट ऑन क्रेडिट। वोट ऑन क्रेडिट। अब वोट ऑन क्रेडिट क्या होता है समझिए। वोट ऑन क्रेडिट का मतलब है कि जब किसी सेवा की महत्ता या राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की तुरंत आवश्यकता महसूस होती है, इस अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए जो है, मान लीजिए कोई संकट आ गया और तुरंत सरकार को पैसा चाहिए जिसके संबंध में अब ब्यौरा देना संभव नहीं है, तो ऐसी दशा में जो है राष्ट्रपति की अनुमति से तुरंत जो है सरकार को पैसा प्राप्त हो सकता है। और जानते हैं कि जैसे मैं बताया अभी कि जब किसी सेवा की महत्ता या राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की तुरंत आवश्यकता है जिसके संबंध में विवरण देना संभव नहीं है, जैसा कि सामान्यतः बजट में दिया जाता है, इस प्रत्यानुदान के माध्यम से सरकार को पैसा प्राप्त हो सकता है और बाद में उसको पारित करा लिया जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिए, ये जो मैं चारों बताया हूं, 1 2 3 4, ये चारों अनुदान जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही रखा जाता है। चारों अनुदान राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही रखा जाता है। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद आता है पांचवा जो अनुदान है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट, इसको बोलते हैं अपवादानुदान। अपवादानुदान। अब अपवादानुदान क्या है? आप जानते हैं कि संविधान में यह भी एक व्यवस्था बनाया गया है, यह अनुदान बिना राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा जा सकता है। संसद को अधिकार है कि वह किसी विशेष प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग कर सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए संसद खुद ही रख सकती है, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज तक इस अनुदान का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई कि राष्ट्रपति अनुमति न दे। यदि राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तो ऐसी दिशा में सरकार सीधे अनुदान की मांग जो है अपवादानुदान के माध्यम से रख सकती है। तो यह अनुदान बिना राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा जाता है और संसद को अधिकार है कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग कर सकती है, लेकिन आज तक इसका प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति ने कभी भी जो है अनुमति प्रदान करने से मना ही नहीं किया। ठीक है, तो ये 5 अनुदान है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे निधि। निधि, फंड। तो जो फंड होता है, अब जानते हैं कि फंड हमारे यहां 3 तरह का है। पहला फंड है संचित निधि। संचित निधि, इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, इसको बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड। और तीसरा होता है भारत की लोक लेखा। भारत की लोक लेखा, भारत की लोक लेखा, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। संचित निधि का उल्लेख कहां पर है? तो अनुच्छेद 266(1) में है। आकस्मिक निधि का उल्लेख कहां है? तो 267 में है। और भारत की लोक लेखा का उल्लेख 266(2) में है। ठीक, अब समझिए। अब यहां संचित निधि का मतलब समझिए। संचित निधि का मतलब है कि भारत को मिलने वाली जितनी भी राजस्व है, चाहे सीमा शुल्क है, चाहे उत्पाद कर है, चाहे आय कर है, सभी चीजों को जो है, या मान लीजिए दूसरे देशों को जो ऋण दिया गया है, भारत सरकार ने जो ऋण दिया है नेपाल, भूटान, तमाम देशों को,
उससे जितना भी पैसा प्राप्त होता है उसको संचित निधि में जमा किया जाता है और संसद की स्वीकृति के पश्चात सभी खर्चों का वहन जो है सरकार इसी निधि से करती है। तो आप जानते हैं कि सब पैसा इसी में जमा होता है, जितना भी राजस्व सरकार को मिलता है सब इसमें जमा होता है और संसद की स्वीकृति के बाद इसमें से जो है धन खर्च होता है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो खर्च होता है तो खर्च करने का दो तरीका है। खर्च करने का दो तरीका है। खर्च करने का दो तरीका है। एक तो पहला तरीका है कि जैसे मान लीजिए सब वो करिए कि आप कह सकते हैं कि भारित व्यय के रूप में, चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित व्यय के रूप में, एक सामान्य व्यय के रूप में, दो तरीके से खर्च होता है। तो यहां भारित व्यय चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? भारित व्यय चार्ज एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ? तो आप जानते हैं कि ऐसे समझिए, आप लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे 113(1), तो उसमें चार्ज एक्सपेंडिचर की बात की गई। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यय जो भारत की संचित निधि पर भारित होता है लेकिन मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा और न ही विपक्ष कोई कटौती प्रस्ताव लाएगा, मतलब जिस स्वरूप में रखा जाएगा उसी स्वरूप में पारित हो जाएगा। इस पर सामान्यतः मतदान नहीं हो सकता है, चर्चा हो सकता है, मतदान की व्यवस्था नहीं है। मतलब कटौती प्रस्ताव, मतलब सिंपल समझिए, न तो कटौती प्रस्ताव रखा जाएगा, न ही जो है कोई चर्चा होगा, न तो कोई मतदान होगा, काम खत्म। अब इसमें क्या क्या व्यय शामिल होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिए कि जो हम लोगों के यहां भारित व्यय होता है उसमें जो है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का व्यय है, तो राष्ट्रपति का भाई ये जो, जैसे मान लीजिए संचित निधि है, तो संचित निधि केंद्र की संचित निधि होती है और राज्य की संचित निधि होती है। तो यहां पर राष्ट्रपति का जो जितना भी व्यय है, चाहे वेतन है, पेंशन है, जितना भी है, सब केंद्र की संचित निधि से होगा। दूसरा चीज समझिए, लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा का उपाध्यक्ष है, उसका वेतन, भत्ता, पेंशन सब जो है केंद्र की संचित निधि से होगा। मान लीजिए राज्य विधानसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, तो उसका वेतन, भत्ता, पेंशन जो है राज्य की संचित निधि से होगा। मान लीजिए राज्यसभा का सभापति है, उपसभापति है, तो उसका वेतन, भत्ता सब केंद्र की संचित निधि से होगा। अब यहां पर जैसे मान लीजिए सब करिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का एक तो वेतन हो गया और दूसरा पेंशन हो गया। तो वेतन पेंशन कहां से? तो दोनों जो है केंद्र की संचित निधि से। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा एक चीज, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, चाहे गवर्नर है, तो यहां पर ध्यान रखिए कि जो वेतन है वह राज्य की संचित निधि से, वेतन जो है राज्य की संचित निधि से, और जो पेंशन है वह पेंशन जो है केंद्र की संचित निधि से, पेंशन जो है केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश या राज्यपाल का वेतन जो है राज्य की संचित निधि से और पेंशन जो है केंद्र की संचित निधि से। मैं कहूं कि कैग का वेतन पेंशन कहां से? केंद्र की संचित निधि से। जितने भी हमारे यहां अधीनस्थ न्यायालय हैं, हाईकोर्ट को छोड़कर जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, सबका वेतन, भत्ता, पेंशन सब जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और जैसे किसी न्यायालय या मध्यस्थ कोई अधिकरण है, उसमें कोई निर्णय है, डिक्री है, पंचायत है, उससे संबंधित जितना व्यय है सब जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। जैसे आप देखते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का वेतन भत्ता कहां से? केंद्र की संचित निधि से। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग है, तो उसके अध्यक्ष और वेतन, अध्यक्ष और सदस्य का वेतन, भत्ता, पेंशन कहां से? राज्य की संचित निधि से। तो जितना भी मैं बोला हूं यहां पर ध्यान रखिएगा। मान लीजिए जितना भी वर्ल्ड बैंक से हमने पैसा लिया, या मान लीजिए आईएमएफ से हमने पैसा लिया, ऋण भार जिसका दायित्व तो भारत सरकार के ऊपर है, आईएमएफ से पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, वो सब संचित निधि पर भारित होता है। तो जितना भी मैं बताया हूं ये ध्यान रखिए कि इतना तो संचित निधि से दिया जाता है और बाकी जो है सामान्य निधि से दिया जाता है, सामान्य व्यय के रूप में होता है। सामान्य व्यय का मतलब हुआ कि ऐसा व्यय जो मतदान के लिए रखा जा सकता है, जिस पर कटौती प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। तो जितना मैं बताया हूं उसको छोड़कर, मतलब जितना बताया उसको छोड़कर जितना व्यय है वो सामान्य व्यय के रूप में होगा।
मैं कहूं कि प्रधानमंत्री हुआ, मान लीजिए मुख्यमंत्री हुआ, मंत्री हुआ, जहां से भी व्यय होगा सामान्य निधि से होगा। जैसे आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, तो वेतन भत्ता पेंशन कहां से? सामान्य निधि से। मान लीजिए महान्यायवादी है, सामान्य निधि से। निर्वाचन आयोग का जितना व्यय होगा सब सामान्य निधि से, ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग, मान लीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन भत्ता पेंशन सब कहां से? केंद्र के सामान्य निधि से। चुनाव संबंधी जितना व्यय है कहां से? सामान्य व्यय से। प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता जितना भी है कहां से? सामान्य व्यय से। अरे जितना लिखवाया हूं ना यहां पर, उसको छोड़कर सब इसमें, बस एक लाइन का कंसेप्ट है। अब समझिए यहां पर आकस्मिक निधि का मतलब क्या है। आकस्मिक निधि 267 का क्या मतलब है? ऐसा निधि जो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल के नियंत्रण में रहता है और संसद समय समय पर कानून बनाकर जो है केंद्र की आकस्मिक निधि में पैसा जमा करती है और राज्य विधानमंडल कानून बनाकर राज्य की आकस्मिक निधि में पैसा जमा करती है। तो ऐसी निधि जो केंद्र में राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और राज्य में जो है राज्यपाल के नियंत्रण में होती है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति से सरकार इसमें से धन खर्च कर सकती है और बाद में जो है अगले जब अधिवेशन होगा, जब अगला बैठक होगा तो उसको पारित करा लिया जाता है। इस व्यवस्था को हम लोग जो है इसमें आकस्मिक निधि कहते हैं। दोबारा बोलता हूं, ऐसी निधि जो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल के पास होती है, समय समय पर कानून बनाकर इसमें पैसा जमा किया जाता है। अब देश में जो आकस्मिक घटना आता है, उस आकस्मिक घटना का सामना करने के लिए जो है इसमें से राष्ट्रपति की अनुमति से पैसा खर्च होता है और राज्य में राज्यपाल की अनुमति से पैसा खर्च होता है और फिर उसको जो है संसद की जब अगली बैठक होती है तो उसमें उसको पारित करा लिया जाता है। और तीसरा देखिए, भारत की लोक लेखा। भारत की लोक लेखा का मतलब भारत सरकार या उसकी ओर से प्राप्त जितनी भी लोक धनराशियां हैं सब इसमें जमा की जाती है। अरे जीपीएफ का पैसा नहीं है, पीपीएफ का पैसा है, किसान बचत पत्र है, नेशनल सेविंग स्कीम है, यूटीआई फर्स्ट है, तो जितना आप लोग पढ़ते हैं सब पैसा भारत की लोक लेखा में जमा होता है, जिसकी गारंटी भारत सरकार लेता है। बस एक लाइन का कंसेप्ट है कि ऐसा पैसा जिसकी गारंटी भारत सरकार लेता है, भारत सरकार या उसकी ओर से प्राप्त सभी लोक धनराशियां इसमें जमा किया जाता है। मतलब ऐसा पैसा जिसकी गारंटी भारत सरकार लेता है। अभी बताया हूं, जीपीएफ है, नेशनल सेविंग स्कीम है, चाहे यूटीआई फर्स्ट है, किसान बचत पत्र है, जितना भी है सब इसी में जमा किया जाएगा। ये पैसा सबसे सुरक्षित है। क्यों? जब तक भारत है तब तक भारत सरकार रहेगी, तब तक ये पैसा हमारा सुरक्षित है। तो आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, और भी आप लोग पढ़िएगा। तो यहां पर जो है अब जो मैं आज पढ़ाया हूं इसका टेस्ट जो है, फिर मैं बताया कि अगला जब हम लोग का क्लास 3 दिन चलता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, तो इसका जो हम लोग का क्लास होगा, मतलब कि अब सैटरडे को जो भी आगे वाला क्लास होगा उसके आधे घंटे पहले टेलीग्राम से सभी लोग जुड़ जाइए। रीयूनियन आईएएस का जो टेलीग्राम है, रीयूनियन आईएएस का जो टेलीग्राम है उससे जुड़ जाइए। और फिर कोई दिक्कत हो तो आप लोग इस नंबर पर 9999421659 पर फोन कर लीजिए। अब फोन करके अपना पूछ लीजिए। जो आज मैं पढ़ाया हूं इसी का पेपर जो है अब अगले क्लास में जो है 6:30 बजे टेलीग्राम पर हम लोग डालेंगे। चलिए सभी लोग सॉल्व करिएगा। धन्यवाद।